इवनिंग एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का सेकेंड बुक पढ़ेंगे। चैप्टर 7C अध्याय 7। अध्याय 7 है हमारा समाकलन। अध्याय 7 क्या है? समाकलन। तो इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समाकलन है क्या। ठीक है ना, इंटीग्रेशन है क्या। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन जिसे हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर कॉपी है, जैसे यहाँ पर कॉपी में लिखा हुआ है वैसे ही आपको अपनी फेयर कॉपी बनानी है। ठीक, ऐसा नहीं कि आप वीडियो लेक्चर अटेंड करें और आप नोट्स फेयर कॉपी न बनाएं। जब तक आप नोट्स और फेयर कॉपी नहीं बनाते हैं तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे हम पढ़ा लेते हैं, आपको वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करने हैं। जब आप नोट्स तैयार करेंगे तभी आपको एग्जाम में क्या होगा, फायदा, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस हमने इंग्लिश में लिखे हैं और कुछ सेंटेंस क्या है, हिंदी में है। तो मैथमेटिक्स में ज्यादा इशू नहीं होता है कि हिंदी और इंग्लिश का। ठीक, हम आपको अगर इंग्लिश है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट समझा देंगे। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, तो देखिए बहुत साधारण सा लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़े थे जिसे हम अवकलन कहते हैं। तो अवकलन का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो समाकलन का परिभाषा, डिफिनीशन क्या बना, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, अब इंटीग्रेशन को और किन शब्दों से जाना जाता है। तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज इज सिनोनिम ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है प्रति अवकलज, इज सिनोनिम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, कह रहा है कि इंटीग्रेशन समाकलन का जो पर्यायवाची होता है वह एंटी डेरिवेटिव होता है। कहने का मतलब ये है समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। आगे देखिए, आगे है INDE। ठीक, आगे इंटीग्रेशन। INDE का मतलब यहाँ पे है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आगे हम जब चलेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। तो अभी आप ऐसे ही समझ लें, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अभी अनिश्चित क्यों है तो आगे हम डिस्कशन करेंगे कि एक समाकलन है जो अनिश्चित क्यों है। आगे है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव को पूर्वक। ठीक, कभी कभी इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ही दे देता है। तो आपको ज्यादातर जो वर्ड्स याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, समाकलन। अब देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन के बारे में हमने पहला पॉइंट देखा। ठीक, अब आते हैं इंटीग्रेशन के बारे में दूसरा पॉइंट। ठीक, तो इंटीग्रेशन के बारे में दूसरा पॉइंट। अच्छा, अगर आपको देखना है कि जो पहला सर पॉइंट था, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ठीक ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ddx ऑफ साइन एक्स करें, ddx ऑफ साइन एक्स, तो बताइए ddx ऑफ साइन एक्स आप क्लास 11th में क्या पढ़े थे? ddx ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x होता है। तो ddx ऑफ साइन एक्स क्या हो गया? cos x हो गया। तो हम कहेंगे कि आपने साइन एक्स का अवकलन करा, आपको क्या मिला? cos x मिला। तो cos x का जब आप समाकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं dx, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा यहाँ पर sin x। ठीक है ना, हमको क्या मिलेगा? sin x। तो ddx ऑफ sin x क्या होता है? cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जिसका हमने ddx करा, हमको क्या मिला? cos x मिला। और हमने cos x का इंटीग्रेशन करा तो हमको क्या मिला? sin x मिला। और जिसका हमने ddx किया था, तो इसी की वजह से कहा जाता है कि हमारा जो अवकलन है और समाकलन है एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा लिखा है इफ ddx ऑफ स्मॉल fx प्लस c इक्वल टू कैपिटल fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx इक्वल टू fx प्लस c। यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि है, एक अचर राशि है c। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इफ यदि ddx ऑफ fx प्लस c इक्वल टू कैपिटल fx, मतलब कि आपके पास fx एक फलन है और प्लस c क्या है? एक अचर राशि है।
जब आपने इसका डीडीएक्स करा तो देखिए ध्यान से, डीडीएक्स जो होता है वह प्लस माइनस में दोनों जगह जाएगा। तो डीडीएक्स जब एफ के पास जाएगा तो डीडीएक्स ऑफ एफ कैपिटल एफ हमने लिख दिया, ठीक। अच्छा, सी कांस्टेंट है तो आपको पता है किसी निश्चित राशि का जो अवकलज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस 0, तो हमको क्या मिला आंसर एफ एक्स। देन अगर हम इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें, इस एफ एक्स का अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्मॉल एफ एक्स प्लस में क्या मिलेगा, सी मिलेगा, दैट मीन से मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमको मिला स्मॉल एफ एक्स प्लस में सी। अब सी की वैल्यू तो आपको पता नहीं, सी कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। अब देखिए डीडीएक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी आपने करा, आपको कैपिटल एफ एक्स मिला। आप यहाँ पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कोई मैटर नहीं होगा, आपको हमेशा कैपिटल एफ एक्स ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप डीडीएक्स जब कांस्टेंट का करेंगे तो 0 ही होना है। इसका मतलब इंटीग्रेशन जब हम सर कैपिटल एफ एक्स का करेंगे तो हमको एफ एक्स प्लस सी मिलेगा, जहां सी क्या है, सी की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो सी की वैल्यू जब फिक्स नहीं है तो हम कहते हैं सी कैन बी एनी कांस्टेंट। अब सी यहाँ पर क्या है, सी एनी कांस्टेंट है, मतलब कोई अचर राशि है। अच्छा, सी बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या लिखा है, आर। सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर का मतलब है, कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स को मैथमेटिक्स में हम हमेशा कैपिटल आर से ही डिनोट करेंगे। तो आपको ये सब सिंबल्स जो है आपको सिंबल्स याद रखने हैं। तो सी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, अब हमने कैपिटल एफ एक्स का समाकलन करा, हमको क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स प्लस में सी। अब बताइए क्या सी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। आप कहेंगे सर सी की वैल्यू तो अनिश्चित है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा होगा वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट, ठीक। वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट का मतलब है सी का मान क्या है, अनिश्चित है। सो इसलिए वी कॉल्ड इट इनडिफिनिट इंटीग्रल, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो केवल इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इस तरीके के समाकलन को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो पहला जो पॉइंट था इंटीग्रेशन के बारे में, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था इंटीग्रेशन के बारे में, आई थिंक आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं पॉइंट 3, ठीक है ना। पॉइंट 3 देखते हैं कि पॉइंट 3 क्या है। तो देखिए ध्यान से, पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 3 करा है सी इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी, अब C इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पे कह रहा था C एनी कांस्टेंट है, ठीक। तो आपके समाकलन चैप्टर में, आपके मैथमेटिक्स में C को एक अलग से नाम दिया गया, C इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हिंदी में हम कहते हैं स्वेच्छ अचर। क्या कहते हैं, स्वेच्छ अचर। तो ये आपका हो गया स्वेच्छ अचर। अब देखिए ध्यान, स्वेच्छ अचर का मतलब क्या है, ये भी कांस्टेंट है, बट यह जो कांस्टेंट है क्वेश्चन में कुछ कंडीशन गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम उस कांस्टेंट की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब स्वेच्छ अचर। आगे चलिए, सी इज आल्सो नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे समाकलन अचर भी कहते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है, सी को हम लोग समाकलन अचर भी कहते हैं। आगे चलिए, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में फोर्थ पॉइंट क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन प्रदर्शित करता है फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब है कर्व के एक परिवार को अनिश्चित समाकलन रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब एग्जाम्पल से इसको देखा जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। अच्छा, आपको इतना पता होगा, आप इसमें बहुत बार इंटीग्रेशन किए होंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो बताइए एक्स का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n डी एक्स इक्वल टू, आप लोग याद किए हैं एक्स के पावर n प्लस बाई में कितना, n प्लस 1। अच्छा, इंटीग्रेशन जब किसी भी फंक्शन का किया जाता है तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम c लिखते हैं। इसी को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट या स्वेच्छ अचर या समाकलन अचर कहते हैं। तो ये फार्मूला आप फिजिक्स में, फिजिक्स के जो सर हैं वो आपको बताए होंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n dx का फार्मूला ये होता है। अब देखिए ध्यान से, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी।
अब हम इस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, बताइए अब ये क्या है, इंडिफिनिट है क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। तो इस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का हम क्या बनाना चाहते हैं, कर्व बनाना चाहते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसको जब हमने इंटीग्रेट करा तो हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी का ग्राफ बनाएंगे। अब बताइए सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर, मतलब सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, तो कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है। अब इस ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको याद रखना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वह कुछ यूं इस तरीके से पास होता है, ऐसे। अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो इसके कर्वेचर पर क्या होगा, कुछ असर होगा, इसके कर्वेचर पर कुछ फर्क आएगा, ठीक, और ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई टू का ग्राफ है, तो यहाँ पर अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो y अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो हम पहले c का वैल्यू अगर जीरो एज्यूम कर लें तो बताइए क्या हमारा ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में कितना, जीरो, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन ऐड कर दें, मतलब हमने एक्स स्क्वायर बाई टू में एक ऐड करा, तो एक अगर हमने ऐड करा तो ओरिजिन से एक यूनिट का होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन, तो यह ग्राफ क्या हो गया, एक यूनिट यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो जस्ट यूं ग्राफ बना। अच्छा, ऐसे ही हम और ग्राफ बना सकते हैं ऊपर, ठीक। अब यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू करा, ठीक। तो बताइए अब दो यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर माइनस वन माइनस टू, तो ग्राफ का नेचर कुछ यू पास होगा इस तरीके से, ठीक। तो बताइए ध्यान से, इस इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का अनिश्चित समाकलन का ग्राफ बताइए कितना बना, एक दो तीन, तो बताइए बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे ही, ठीक। तो हम कहेंगे सर यह क्या है, एक कर्व है, लेकिन एक कर्व यूनिक कर्व तो है नहीं, ये क्या है, कर्व की एक फैमिली है, कर्व का एक परिवार है, वक्र का एक परिवार है, इसलिए कहा जाता है अनिश्चित समाकलन हमेशा कर्व के एक परिवार को प्रदर्शित करता है। आगे चलिए, अगला है पांचवा पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी ए एरो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स की तरह बिहेव करेगा। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए ध्यान से, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स अगर हम आपसे पूछें तो बताइए आप क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे कि सर एक्स की पावर एन प्लस वन और बाई में कितना एन प्लस वन, आप कहेंगे सर कोई कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, यह सी हो गया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर पांचवा पॉइंट इस तरीके से लिख दिया कि यहाँ पर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डी ए लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर डी एक्स का मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष आप समाकलन करेंगे उसी के सापेक्ष आप उसी को वेरिएबल बनाते हुए अवकलन समाकलन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर x की पावर n है, तो x क्या है, आपका वेरिएबल है, n क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ पे n क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, अब इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर x डी ए, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए के पावर x जो आपका फलन है, इसको हमको ए के सापेक्ष अवकलन करना है, ए के सापेक्ष समाकलन करना है, तो डी ए का मतलब हो गया ए के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ए के सापेक्ष समाकलन करना है, तो देखिए ध्यान से, जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वही हमारा क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा। तो बताइए चर राशि ए हो गया, इस बार x क्या हो गया, x आपका अचर राशि हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था x के पावर n प्लस वन, तो यहाँ पर x तो यहाँ पर a है, तो a के पावर कितना हो जाएगा, x प्लस वन, बाई में कितना x प्लस वन, और प्लस में क्या हो गया, c हो गया। तो इस तरीके से, तो इन दोनों को बताने का पर्पज मात्र इतना था कि अगर यहाँ पे dx है तो x के सापेक्ष, अगर यहाँ पर a है तो dA है तो a के सापेक्ष समाकलन होगा, ठीक है ना। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। अच्छा, पांचवा पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर dx इज रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जब आप किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है वेयर डी एक्स, जहां डी एक्स
रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां dx बताता है कि x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है? x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब चलिए आगे चला जाए, अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो एक इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या है? समाकलन, ठीक है ना। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू का आपको समाकलन तो बताना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर प्लस वन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, आपको dx आप हमेशा लिखते हैं, तो x के सापेक्ष अगर पूछेगा तो dx आप लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष पूछेगा आप क्या लिखेंगे? dx स्क्वायर प्लस वन। जैसे x के सापेक्ष समाकलन, तो आपने लिखा था इंटीग्रेशन fx dx। ऐसे यहाँ पे कहा कि इसका समाकलन आपको ज्ञात करना है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। ये हमको आंसर चाहिए कि इसका समाकलन कैसे होगा। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कुछ ऐसे यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर आगे कितना? प्लस वन, ठीक है ना। अब वन वन तो टू ही होगा, तो इक्वेशन तो हमारा वही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे हमने लिखा डी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना? टी। तो यहाँ पे हमने टी एज्यूम कर लिया। अगर हमने टी एज्यूम कर लिया तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी टी। अच्छा, अब क्या आपका कुछ यूं बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन डी एक्स। तो यहाँ पे t है, अगर उस तरीके से होता तो x होता, तो बताइए इसका तो आप समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन t डी टी, और प्लस में इंटीग्रेशन वन इंटू डी टी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अब बताइए t के पावर वन, तो यहाँ मिलेगा टी स्क्वायर बाई में टू, और प्लस में बताइए वन डी टी। डी टी का आपको याद रखना, वन इंटू डी टी कितना होगा? डी टी। डी टी का जब समाकलन होगा तो आपको क्या मिलेगा? टी मिलेगा, ठीक। अभी याद रखें, आगे टोटल डिटेल में बता दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया। अब देखिए टी स्क्वायर बाई टू प्लस में टी, और प्लस में कितना हो गया? सी। अब यह तो इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, यह इंटीग्रेट हो गया, लेकिन हमारा तो इक्वेशन जो था एक्स में था, तो बताइए टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे आप पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बाई में टू, और प्लस में कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में कितना? सी। यह क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक। तो बताने का, इस क्वेश्चन को बताने का मात्र इतना पर्पस था कि आपको पेपर में जब भी कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन या किसी अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करेंगे? उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, तभी आप उसका इंटीग्रेशन समाकलन कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम पॉइंट देखते हैं समाकलन या प्रति अवकलज के बारे में, ठीक है ना, कि समाकलन या प्रति अवकलज आपको क्या बताता है, ठीक। तो देखिए, कह रहा है कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, ये आपको पहले बताया जा चुका है। जैसे एग्जांपल लेट, माना y इक्वल टू एफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब है। तो देखिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, एक फलन है आपके पास एक्स क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना होगा? तो आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगर होगा तो y की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब, तो बताइए थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री माइनस वन, तो थ्री एक्स स्क्वायर। देन अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर थ्री एक्स स्क्वायर है, तो देन हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा? एक्स क्यूब होगा, ठीक है, तो आपको एक्स क्यूब मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? एक कांस्टेंट भी आएगा, तो हम एक कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला स्टार पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। अब इसको पढ़ा क्या जाता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर रीड एज, ठीक। इसको पढ़ा कैसे जाता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज थ्री एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज थ्री एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है एक्स क्यूब का अवकलज थ्री एक्स स्क्वायर है,
ठीक है ना। तो ये पढ़ने का अपना अपना वे है। एंटी डेरिवेटिव आर प्रिमिटिव ऑफ 3x² इज x क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx इक्वल टू कितना है x क्यूब। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ प्रिमिटिव। ठीक है, या हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² इज x क्यूब। अच्छा, x क्यूब लिखें या x क्यूब प्लस में c लिखें, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला है ddx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। तो बताइए इससे क्या पढ़ेंगे कि cos x जो है फलन cos x फलन sin x का अवकलज है। ठीक, क्योंकि फलन sin x का जब अवकलज किया गया तो आपको क्या मिला, cos x मिला। अच्छा, ddx ऑफ, यहाँ पे अगला पॉइंट, ddx ऑफ स्मॉल fx प्लस में c इक्वल टू कैपिटल fx। तो बताइए इसको भी हमने पहले डिस्कस किया है, तो यहाँ पे रिवर्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx इक्वल टू क्या मिलेगा, fx प्लस में c। अच्छा, fx प्लस में c किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx को x के सापेक्ष f का अनिश्चित समाकलन के रूप में पढ़ा जाता है। सही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx अगर कहीं पे लिखा जाता है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, x के सापेक्ष फलन f का अनिश्चित समाकलन के रूप में पढ़ा जाता है। इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू कैपिटल fx प्लस में c। अच्छा, यहाँ पर fx कोई फलन होगा, ठीक, जिसका आंसर कैपिटल fx आएगा और कोई कांस्टेंट राशि जुड़ जाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट देखें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो हम y इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन dx लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कभी लिखा, आपने अगर यहाँ पे कभी लिखा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स है, तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पे कितना dx, ठीक है ना। तो दोनों तो यहाँ पे लिखें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx। अच्छा, आपको बताया गया dy क्या है, बहुत छोटी राशि है, तो dy को जोड़ते जोड़ते dy जोड़ते जोड़ते आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक, ये सब चीजें आपको फीस में बताई गई होंगी। अब आगे देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी आपको यहाँ पे y केवल मिलेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स dx। तो यही आपको बताया गया कि अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स dx, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर थी। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं समाकलन। ठीक, इंटीग्रेशन, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ध्यान से, समाकलन दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला है अनिश्चित समाकलन, दूसरा क्या है, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्या होता है, आपको पता है कि एक अचर राशि जुड़ती है जिसे हम स्वच्छ अचर कहते हैं। स्वच्छ अचर का मान पता नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अच्छा, निश्चित समाकलन क्या है, जिसमें स्वच्छ अचर का मान पता होता है, उसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। अब देखते हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के सम्मिलित रूप को समाकलन गणित कहा जाता है। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, तो अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के सम्मिलित क्या कहते हैं, समाकलन गणित कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब हमको पता हो गया स्टूडेंट कि अवकलज जो है और समाकलज जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब इस चैप्टर में आपको क्या करने हैं, इस चैप्टर में आपको सभी फार्मूले याद रखने हैं। जब आप सभी फार्मूले याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमने सभी फार्मूले, ठीक है ना, लाइन वाइज सभी फार्मूले मेंशन किए हैं। आपको क्या करना, अपने फेयर कॉपी में इतने ही फार्मूले सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे हमने फेयर कॉपी अपनी दिखाई वैसे ही आपको कॉपी पेस्ट करनी है। अब देखिए ध्यान से, पहला यहाँ पर है, इधर हमने लिखा है अवकलज डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने लिखा है समाकलज। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि जिसका हम डीडीएस करेंगे, ठीक, जो हमको मिलेगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको ही मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आ जाइए, पहला फार्मूला, ddx ऑफ x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन क्या होता है, x के पावर n होता है। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस c। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है n इज नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 यहाँ पे हो गई तो 1 - 1 0, और आपको पता है किसी भी वैल्यूज में अगर 0 का आप डिवाइड लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब वो चीज क्या है, अपरिभाषित है, तो आप तो परिभाषित चीजें पढ़ते हैं, अपरिभाषित तो पढ़ते नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम n की वैल्यू यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आगे चलिए, अच्छा,
ट्रिगो के फार्मूले आपको सभी पता है, ठीक। तो बताइए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट हमने यहाँ पे कर लिया डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो बताइए क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक। तो यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स अगर आपको साइन एक्स मिला, और यहाँ दूसरा अगर फार्मूला देखा जाए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कितना, कॉस एक्स, तो बताइए cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा, और प्लस में c, आपको पता है c हमेशा ऐड होता जाएगा, ठीक है ना, c हमेशा ऐड होता जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, स्वेच्छा चर कहेंगे। तो तीसरा फार्मूला देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। तो इस बेसिस पर आप डी डी एक्स के सभी फार्मूले लिखेंगे, ठीक। डी डी एक्स के सभी फार्मूले अगर आपको याद हैं तो इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अभी यह इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फार्मूले याद हो जाने चाहिए, तभी आप प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसके प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे सभी फार्मूले एक बार आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन क्या है, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होगा, tan x होगा। अच्छा आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x आपको क्या मिलेगा, माइनस cot x मिलेगा। अच्छा ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इक्वल टू कितना मिलेगा, sec x मिलेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस cosec x मिलेगा। आगे चला जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स आपको साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x के ddx अगर याद है तो इन सभी के आप क्या याद कर सकते हैं, समाकलन भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डीडीएक्स के सभी फार्मूले अगर पता हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x, और प्लस में c हमेशा आता रहेगा, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फार्मूले हो गए। तो यहाँ पर ये सभी, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या x को आते हैं, देखिए ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डी डी एक्स ऑफ माइनस cot इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा, माइनस cot इनवर्स x भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी फार्मूले हो गए। अब आगे चलिए, आगे फार्मूले और देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने फार्मूले, 11, ठीक है ना। आगे चलिए, हम देखें 12th फार्मूला। तो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस में कितना c। ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस में कितना c। अच्छा डी डी एक्स ऑफ e के पावर x क्या होता है, e के पावर x होता है, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x क्या होगा, e के पावर x ही होगा। अच्छा डी डी एक्स ऑफ ln x या log x, ln x और log x इक्वल टू कितना होता है 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log मॉडुलस x प्लस में कितना c, ठीक। मॉडुलस में इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि log को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देनी होती है, ठीक है ना। आगे चलिए, डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स बाई लॉग ए इक्वल टू ए के पावर एक्स। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स होगा ए के पावर एक्स बाई में log ए। आगे चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग मॉडुलस में ए एक्स प्लस बी बाई में कितना ए और प्लस में कितना सी, ठीक है ना। तो 17th का जो फार्मूला है, ऊपर के सभी फार्मूले कंसेप्चुअल थे, डीडीएक्स के बेसिस पे थे। अगर आपको डीडीएक्स याद है तो आप उसका इंटीग्रेशन भी बना सकते हैं। अब देखिए 17th जो हमने फार्मूला लिखा है, 17th फार्मूला हमने क्या लिखा है तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी, ठीक है ना, 1/ax प्लस बी।
तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अगर हम लिखें ax प्लस बी और यहाँ पर dx कुछ नहीं, तो इसका हमको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस फॉर्मेट के अगर जितने भी क्वेश्चन होंगे तो आप याद कर लेंगे कि उतना ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। तो देखिए ध्यान से यह क्वेश्चन हम आपको जैसे सॉल्व कराएंगे वैसे ही आपको प्रश्नावली में भी सॉल्व करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी dx। अब आप बताइए क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी dx, क्या इस तरह के आप कोई भी फार्मूला, जितने भी हमने आपको फार्मूले बताए, क्या उस पैटर्न पर यह है, उस पैटर्न पर नहीं है। तो अगर उस पैटर्न पर नहीं है तो आप क्या करेंगे, उस पैटर्न पर उसको लाएंगे, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना ax प्लस बी इक्वल टू कितना t, ax प्लस बी इक्वल टू हमने कितना मान लिया कि ax प्लस बी का वैल्यू कितना है, t है। अच्छा, जो आप मानेंगे आप क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। तो माना ax प्लस बी इक्वल टू t, तो नीचे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष चलिए अवकलन करते हैं। तो x प्लस बी इक्वल टू कितना है, t है। तो यहाँ पे लिखते हैं ddx ऑफ ax प्लस बी और इक्वल टू कितना, ddx ऑफ t। तो ये dt बाई dx हो जाएगा, क्योंकि t तो एक वेरिएबल है, तो dt बाई dx। आप देखते हैं ऐसे ddx ऑफ ax, तो आपको पता है ddx प्लस और माइनस होता है तो दोनों जगह जाके ओपन होता है। तो ddx ऑफ ax, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ddx ऑफ ax और प्लस में ddx ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, इक्वल टू कितना, dt बाई में dx। ये dt बाई में कितना हो गया, dx हो गया। अच्छा, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बताइए ddx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। ddx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1। अगर आपको नहीं समझ में आएगी कैसे 1 होता है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ddx ऑफ x, ठीक। तो बताइए x की पावर कितना है, 1 है। और आपको पता है ddx ऑफ x के पावर n, ddx ऑफ x के पावर n क्या होता है, n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1, तो यहाँ बनेगा 1 इंटू x के पावर 1 माइनस 1। तो बताइए 1 इंटू 1 माइनस 1 कितना, 0। तो x की पावर 0, बताइए किसी वैल्यू के पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, बताइए जल्दी से। तो वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1, तो बताइए आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको याद कर लेना है। अब ये छोटी छोटी बातें हो जाएंगी जब हम समाकलन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ddx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। ddx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे इसलिए 1 आ गया प्लस में। अच्छा, कांस्टेंट का ddx अवकलन कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, dt बाई में कितना, dx। तो dt बाई में यहाँ पर हो गया dx। हम देखिए ध्यान से, तो a इक्वल टू हमारे पास हो गया dt बाई में कितना, dx। अगर हम आपसे पूछें dt बाई में dx, तो बताइए dx की वैल्यू कितनी मिल गई। तो dx की वैल्यू आपको मिल गई dt बाई में कितना, a। dx की वैल्यू कितनी मिल गई, dt बाई में a। तो dx की वैल्यू आपके पास है dt बाई में a। dx की वैल्यू कितनी, dt बाई में a। अब देखिए ध्यान से, dx की वैल्यू अगर यहाँ पे dt बाई में a है, dx की वैल्यू कितनी है, dt बाई में a। तो आप इस मान को ठीक इसमें पुट करें, ठीक है ना, dx की जगह यहाँ पे dt बाई a पुट करें। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपान, अब ax प्लस b को आपने क्या माना था, t। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है, ये t हो गया। अच्छा, dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt बाई a। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dt और बाई में कितना हो गया, a हो गया। तो dt बाई a। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बताइए ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर चला आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 बाई a और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाई t, 1 बाई कितना हो गया t और यहाँ पर dt। तो बताइए अभी आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x dx, बताइए कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x dx की वैल्यू कितनी होती है, वह होती है ln x। कितनी होती है, ln x होती है। तो वैल्यू होगी आपकी ln x। अब देखिए ध्यान से 1 बाई टी डी टी, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई ए और यहाँ पर आपका हो जाएगा ln t। तो मॉडुलस में t और प्लस में कांस्टेंट एक आएगा, तो प्लस में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना हो गया आपका c हो गया। तो हमने कांस्टेंट कितना लिखा, c लिखा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको अवकलन कितना मिल गया, 1 बाई ए और यहाँ पर ln मॉडुलस में कितना t और प्लस में कितना c। अच्छा, t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू कितनी थी, ax प्लस b, तो ax प्लस b पे आप पुट करें। तो यहाँ पर हो गया 1 बाई ए
और यहाँ पर ln मॉडुलस में ax प्लस में b, ठीक, और प्लस में कितना c। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस बी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है लॉग, अच्छा ln आप लिखें या लॉग लिखें, तो बुक में ln या लॉग आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ln का बेस क्या होता है e होता है, जबकि लॉग का बेस क्या होता है 10 होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू लॉग या ln मॉडुलस ax प्लस बी बाई में कितना a और प्लस में कितना हो गया c हो गया। अच्छा, जैसे 17 का इंटीग्रेशन बना है वैसे ही अगर इंटीग्रेशन आप e के पावर एक्स प्लस बी और dx लिखें तो यहाँ पर क्या होगा। अब आपको पता है e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है, तो हम लिखेंगे e के पावर x प्लस बी। अच्छा, ax प्लस b को हम t भी तो मानेंगे क्योंकि हमको इंटीग्रेशन किसका पता है, e के पावर x का पता है, तो e के पावर x के हिसाब से हमने लिख दिया ax प्लस b को जब t मानेंगे तो यहाँ पे बाई में a आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने इसके लिए करा वैसे ही इसके लिए करेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनके तैयार हो गया इस तरीके से, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर अगला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी के पावर कितना n, और यहाँ पे क्या है dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/a, ठीक, 1/a, क्योंकि हमको x के पावर n का पता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो आप उसी तरीके से करेंगे x प्लस b के पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1, और यहाँ पर x का जो गुणांक होगा वह 1/a लग जाएगा। अच्छा, कैसे लगेगा, तो x प्लस b को आप पहले क्या करेंगे t मानेंगे तो t के पावर n हो जाएगा, t के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, आप जिसको मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, ठीक, यहाँ पे हमने लिखा कि 2x प्लस 3 के पावर कितना है 5 है, और यहाँ पे dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। तो अब हमको तरीका पता है, x के पावर n फॉर्मेट का है, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 के पावर में कितना, x के पावर n का क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 बाई में कितना 6। अच्छा, इंटू में हम कितना लिखेंगे, तो इंटू में यहाँ पे लगाएंगे, अब बताइए x का गुणा कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/12, और यहाँ पे 2x प्लस 3 के पावर में कितना 6, इस तरीके से। अब आगे देखिए, ये सभी फार्मूले हो गए, आपको सभी फार्मूले अपने फेयर कॉपी में लिखनी है, विदाउट फार्मूला आप इस चैप्टर को के क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, आपको माइंड में सेट कर लेना है। आगे चलिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण हम पहले भी बता चुके हैं कि फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ये चीजें दिखाई गई हैं, ठीक, आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। आगे चलिए, अब देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए पर यह उसी ग्राफ से रिलेटेड है, आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए अनिश्चित समाकलनों के गुणधर्म, अब यहाँ पर है कि अनिश्चित समाकलन, तो सर हमने जाना कि अनिश्चित समाकलन क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, तो जो जो चीजें बताई गई, ठीक है ना, वही उसके गुणधर्म है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है अवकलन एवं समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, जो आपको पता है। ऐसे दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान हैं वक्रों के एक ही परिवार को प्रेरित करते हैं, ये दोनों समतुल्य हैं, ठीक। कह रहा है कि अगर आपके पास दो अनिश्चित समाकलन हैं और उनका अवकलज एक ही है, ठीक, तो एक ही अवकलज है, तो हम कहेंगे कि दो अनिश्चित जो समाकलन थे, ठीक, उनका जो वक्र बनेगा वह एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जो हम देख चुके हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, मतलब एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर टोटल ब्रैकेट में और बाहर समाकलन अप्लीकेबल है, इंटीग्रेशन अप्लीकेबल है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है दोनों जगह अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगा और प्लस माइनस यहाँ पर भी लगेगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, अगर किसी फलन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन किसका होगा एफ एक्स का होगा। तो इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, तो क्या है कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होगा। अच्छा, आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए काश 2x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, काश 2x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, निरीक्षण विधि, तो निरीक्षण विधि क्या है पहले ये समझते हैं। तो निरीक्षण विधि का पेपर में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए काश 2x का प्रति अवकलज या समाकलन ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि
किसका अवकलन करने पर आपको cos 2x मिल सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर sin x का ddx करने पर हमको cos x मिलता है। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं ddx ऑफ sin 2x इक्वल टू कितना होगा cos 2x। ठीक, क्योंकि ddx ऑफ sin x का होता है cos x, तो यहाँ पे 2x है तो sin 2x का कितना होगा cos 2x होगा। अच्छा, आपको पता है ddx पहले sin के पास जाएगा तो sin x का कितना हो जाएगा cos 2x। इसके बाद यहाँ पे क्या है 2x है, तो पहले 2x का जब ddx होगा तो 2 क्या है कांस्टेंट है, वो क्या होगा बाहर होगा और इंटू 2 और x का ddx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया cos 2x इंटू कितना 2। आगे चलते हैं, या ddx ऑफ sin 2x बाई 2 इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं cos 2x लेते, क्योंकि इसी 2 को हम क्या करें यहाँ पर ला दें, तो ddx ऑफ sin 2x बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया cos 2x। अब देखिए ध्यान से, अब आपको निरीक्षण विधि द्वारा बताना था कि cos 2x का प्रति अवकलज क्या है। तो सबसे पहले जब भी निरीक्षण विधि से आपसे पूछा जाएगा कि उसका प्रति अवकलज क्या है, तो सबसे पहले आपको सोच लेना है कि किसका अवकलन करने पर आपको वह मिला होगा। ठीक, जब भी आपने सोच लिया आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं ddx ऑफ sin 2x इक्वल टू cos 2x into 2, तो यहाँ पे ddx ऑफ sin 2x बाई 2 इक्वल टू कितना cos 2x। जिसका प्रति अवकलज पूछा जाएगा उसको इधर ही एक साइड आप सेपरेट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि ddx और इंटीग्रेशन आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ddx और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो आपने इसका अगर ddx किया है, अगर आपको cos 2x मिला है तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 2x बाई में 2। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, अतः cos 2x का प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से क्या है sin 2x बाई में 2, ये क्या है आंसर है। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं निरीक्षण विधि से अवकलन, निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज या समाकलन किसी भी फलन का ज्ञात करना। अब जितने भी आपको कंसेप्ट बताए गए इस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली 7.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.1 के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे।